बिल्कुल। और जब हम इंडियन सिनेमा के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है सबसे पहले बॉम्बे यानी आज के मुंबई का नाम ही दिमाग में आता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक और शहर था जो कभी बॉम्बे का सबसे बड़ा और शायद सबसे तगड़ा कॉम्पिटिटर था। आज हम 1947 के बंटवारे से पहले के लाहौर के उस सुनहरे दौर की कहानी में उतरेंगे, जब वो फिल्म बनाने का एक बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था। हमारे पास जो भी सोर्स हैं, उनके आधार पर हम लाहौर के सिनेमा के उस गोल्डन एरा को समझेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ कौन से बड़े स्टूडियो थे, कौन से बड़े सितारे थे और कैसे 1947 के बंटवारे ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ फिल्मों का इतिहास नहीं है। ये एक साझा कल्चर, एक आर्टिस्टिक पार्टनरशिप और उस दर्दनाक बंटवारे की कहानी है जिसने एक ही इंडस्ट्री को तोड़कर दो नई इंडस्ट्रीज को जन्म दिया, बॉलीवुड और लॉलीवुड। ये सोर्सेज हमें दिखाते हैं कि इन दोनों के बीच एक इतना गहरा रिश्ता था जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। बिल्कुल। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर में लौटना होगा जब लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं था। नहीं, वो पूरे उत्तरी भारत का एक कल्चरल कैपिटल था। हाँ, और कहा जाता है कि 1947 से पहले लाहौर पंजाबी और हिंदी उर्दू सिनेमा का एक पावर हाउस था। पंचोली आर्ट पिक्चर्स और शोरे पिक्चर्स जैसे उस दौर के कुछ सबसे बड़े स्टूडियोज वो सब लाहौर में ही थे। मतलब ये शहर सच में बॉम्बे को कड़ी टक्कर दे रहा था। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटी मोटी रीजनल इंडस्ट्री नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे ब्रिटिश इंडियन फिल्म जगत का एक अहम हिस्सा थी। लाहौर में बनी फिल्में कलकत्ता से लेकर पेशावर तक देखी जाती थी। लाहौर न सिर्फ फिल्में बना रहा था, बल्कि वो ट्रेंड सेट कर रहा था। इसी से ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि बंटवारे का असर इतना गहरा क्यों पड़ा। वो एक पूरी की पूरी आर्टिस्टिक दुनिया थी जो रातों रात बिखर गई। तो फिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए इसकी टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। लाहौर में सिनेमा का सफ़र तो साइलेंट फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि लाहौर में बनी पहली मूक फिल्म थी द डॉटर्स ऑफ टुडे, जो 1924 में आई थी। और तो और AR कारदार जैसे उस जमाने के एक बहुत बड़े नाम ने रवि रोड पर यूनाइटेड प्लेयर्स स्टूडियो की स्थापना भी कर दी थी। हाँ, और वही AR कारदार बाद में बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स में से एक बने। ये बात दिखाती है कि लाहौर शुरू से ही टैलेंट को पहचानने और उसे तराशने का एक सेंटर था। वहाँ एक ऐसा माहौल था जो क्रिएटिव लोगों को अपनी तरफ खींचता था, और यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब बोलती फिल्मों यानी टॉकीज का दौर आया तो लाहौर जरा भी पीछे नहीं रहा। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में आई थी और उसके ठीक एक साल बाद 1932 में लाहौर ने अपनी पहली पंजाबी बोलती फिल्म हीर रांझा बना ली थी। ये कमाल की बात है। बिल्कुल। आता है कि लाहौर के फिल्म मेकर्स में सिर्फ क्रिएटिविटी ही नहीं थी, बल्कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाने का विजन भी था। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक कहानियों जैसे हीर रांझा की लोक कथा को उसको नए माध्यम में ढालने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने समझ लिया था कि सिनेमा अपनी जड़ों से जुड़ी कहानियों को कहने का सबसे ताकतवर जरिया है। और फिर आता है 1940s का दशक। वो दशक जिसे सोर्सेज में लाहौर का गोल्डन एरा कहा गया है। हाँ, इस दशक में लाहौर सही मायनों में बॉम्बे का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया था। दलसुख पंचोली का पंचोली स्टूडियो और रूपलाल शोरी का शोरी स्टूडियो, ये बड़े बड़े बैनर उस वक्त वहां एक से बढ़कर एक फिल्में बना रहे थे। मिसाल के तौर पर खजांची जो 1941 में आई थी, और खानदान 1942 में। हाँ, और इन फिल्मों ने, खासकर इनके संगीत ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया था। कहा जाता है कि संगीतकार गुलाम हैदर के संगीत ने फिल्म म्यूजिक की दुनिया ही बदल दी। बिल्कुल। गुलाम हैदर से पहले संगीत ज्यादातर शास्त्रीय या थिएटर की परंपरा पर आधारित था। वो बहुत मेलोडियस था, लेकिन उसमें एक तरह की एक बंदिश थी। गुलाम हैदर ने पहली बार पंजाबी लोक संगीत की धुन और ढोलक की जोरदार ताल को उसको मुख्य धारा के सिनेमा में लाया। खजांची का संगीत सुनकर पूरे देश को एक नई आवाज मिली, एक ऐसी आवाज जो जमीन से जुड़ी थी, जिसमें पंजाब की मिट्टी की खुशबू थी। यही वो ग्रामर था जो उन्होंने बदला। उन्होंने म्यूजिक को क्लासिकल ड्राइंग रूम से निकालकर गांव के अखाड़े में खड़ा कर दिया। वाह। और इसी दौर में लाहौर लुक की भी बात होने लगी। ये क्या था? देखिए, ये सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं था। लाहौर की फिल्मों की कहानियां अक्सर ग्रामीण पंजाब के बैकग्राउंड पर सेट होती थीं, जो बॉम्बे की शहरी कहानियों से एकदम अलग थीं।
वहाँ के किरदारों में एक तरह का खुलापन और बेबाकी दिखती थी, एक तरह की रॉनेस थी जो उस दौर के लिए एक नई बात थी। अच्छा। इसे ही मिलाकर लाहौर लुक कहा जाने लगा, यानी जमीन से जुड़ी कहानियां, दिल को छू लेने वाला लोक संगीत और दमदार किरदार। लाहौर असल में बॉम्बे की नकल नहीं कर रहा था, वो अपनी एक अलग पहचान बना रहा था। एक फलती फूलती इंडस्ट्री, अपनी एक अलग पहचान और बॉम्बे को टक्कर देने का मादा, सब कुछ था। लेकिन फिर आया 1947 का बंटवारा और सब कुछ बिखर गया। इस एक घटना ने इंडस्ट्री को दो टुकड़ों में चीर कर रख दिया। कई स्टूडियो जला दिए गए या उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके मालिक हिंदू या सिख थे जो भारत चले गए। हाँ, और यहाँ से टैलेंट का एक ऐसा पलायन शुरू हुआ जिसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। इस पलायन का स्केल समझने के लिए चलिए उन बड़े नामों पर एक नज़र डालते हैं जो लाहौर से भारत आए। और ये लिस्ट देखकर हैरानी होती है। सबसे पहले वो परिवार जिन्होंने आगे चलकर हिंदी सिनेमा की पूरी दिशा ही बदल दी। कपूर खानदान। हाँ, मैं कपूर खानदान की ही बात कर रहा हूँ। पृथ्वीराज कपूर, इस खानदान के स्तंभ, उनकी पढ़ाई लिखाई सब लाहौर में ही हुई। और कपूर परिवार का इंडियन सिनेमा पर क्या असर रहा है ये तो हम सब जानते हैं। मतलब 4 पीढ़ियों तक उन्होंने इंडस्ट्री पर राज किया है। इसकी नींव कहीं ना कहीं लाहौर के उन शुरुआती दिनों में ही पड़ी थी। बिल्कुल। फिर आते हैं उस दौर के कुछ सबसे स्टाइलिश और बड़े स्टार्स। देव आनंद। हाँ, बॉम्बे आने से पहले लाहौर के प्रतिष्ठित गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे। और B.R. चोपड़ा और उनके भाई यश चोपड़ा। B.R. चोपड़ा तो लाहौर में एक जाने माने फिल्म पत्रकार थे। भारतीय सिनेमा के 2 सबसे बड़े कहानीकार। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक्टर या डायरेक्टर नहीं थे, ये पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग थे जो सिनेमा की गहरी समझ रखते थे। B.R. चोपड़ा की पत्रकारिता की पृष्ठभूमि ने ही उनकी फिल्मों को वो सामाजिक चेतना दी जो नया दौर जैसी फिल्मों में साफ झलकती है। वो लाहौर के उस इंटेलेक्चुअल माहौल की देन थे। अब एक ऐसी कहानी जो हैरान कर देती है। हिंदी सिनेमा के सबसे खूंखार विलन्स में से एक, प्राण। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। आज हम उन्हें एक खतरनाक विलन के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लाहौर में फिल्म यमला जट से एक हीरो के तौर पर की थी। और ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है, ये उस दौर की मानसिकता को भी दिखाता है। लाहौर में प्राण की छवि एक रोमांटिक हीरो की थी। बंटवारे के बाद जब वो बॉम्बे आए तो उन्हें सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ा। शायद उस संघर्ष और बंटवारे के दर्द ने ही उनके अंदर के उस खलनायक को जन्म दिया जिन्होंने दशकों तक पर्दे पर राज किया। ये एक कमाल का उदाहरण है कि कैसे हालात इंसान के करियर की दिशा ही बदल देते हैं। ये लिस्ट तो और भी लंबी है। मशहूर कॉमेडियन ओम प्रकाश बंटवारे से पहले लाहौर रेडियो के एक बहुत बड़े और लोकप्रिय कलाकार थे। हाँ, और रामानंद सागर, जिन्हें हम सब रामायण के निर्माता के तौर पर जानते हैं, वो भी लाहौर में पत्रकार और फिल्म मेकर के तौर पर काम कर रहे थे। और हम संगीत की दुनिया के सबसे बड़े नाम को कैसे भूल सकते हैं। हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब, उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत लाहौर से की और अपना पहला प्लेबैक गाना भी वहीं रिकॉर्ड किया था। और फिर मशहूर शायर और डायरेक्टर गुलजार साहब, जिनका जन्म भी लाहौर के पास दीना में हुआ था। ये लिस्ट देखिए जरा, ऐसा लगता है जैसे आज़ादी के बाद के बॉलीवुड की आधी बुनियाद लाहौर में ही रखी गई थी। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े नज़रिए से देखें तो आज़ादी के बाद बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री को लाहौर में पले बढ़े और स्थापित हुए इन कलाकारों से ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। ये सिर्फ नए चेहरे नहीं थे, ये तो अपने अपने क्राफ्ट के माहिर लोग थे जो अपने साथ एक मजबूत अनुभव और एक अलग कल्चरल फ्लेवर लेकर आए। सही बात है। उन्होंने बॉम्बे के सिनेमैटिक कैनवस को और भी रंगीन और डाइवर्स बना दिया। लेकिन ये कहानी एक तरफा नहीं थी। सिक्का हमेशा दो तरफा होता है। जहां लाहौर से टैलेंट का एक सागर बॉम्बे की ओर बह रहा था, वहीं कुछ बहुत बड़ी लहरें बॉम्बे से लाहौर की तरफ भी गईं। और इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है नूरजहां का। मलकाए तरन्नुम नूरजहां वो उस समय बॉम्बे की सबसे बड़ी सुपरस्टार्स में से एक थीं। अनमोल घड़ी जैसी फिल्मों ने उन्हें पूरे भारत का चहेता बना दिया था। तो उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया? जरा सोचिए इस फैसले के बारे में। नूरजहां उस वक्त बॉम्बे की टॉप एक्ट्रेस और सिंगर थीं। उनके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, बड़े बड़े बैनर्स, लेकिन उन्होंने वो सब छोड़कर एक ऐसे देश जाने का फैसला किया जो अभी बना ही था, जहां फिल्म इंडस्ट्री का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये सिर्फ एक पलायन नहीं था, ये एक बहुत बड़ा दाव था। उनके साथ उनके पति शौकत हुसैन रिजवी भी गए, जो खुद बॉम्बे के एक माने हुए डायरेक्टर थे।
उन्होंने लाहौर जाकर शाहनूर स्टूडियो की स्थापना की, जो बाद में पाकिस्तानी सिनेमा का एक सबसे जरूरी स्टूडियो बना। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नूरजहां का जाना बॉम्बे के लिए एक झटका जरूर था, लेकिन पाकिस्तान के नवजात फिल्म उद्योग के लिए ये एक वरदान साबित हुआ। उन्हें एक स्थापित सुपरस्टार मिल गया, जिसके इर्द गिर्द एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी की जा सकती थी। और उन्होंने पाकिस्तान जाकर भी अपना स्टारडम कायम रखा और वहां की सबसे बड़ी आवाज बनी। इस लिस्ट में एक और बहुत बड़ा और साहित्यिक नाम है साद हसन मंटो का। हाँ, मंटो साहब। हाँ, वो मशहूर लेखक जो बॉम्बे फिल्म जगत में अशोक कुमार जैसे सितारों के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे थे, 1948 में लाहौर चले गए। उनकी कहानियों ने बंटवारे का दर्द सबसे गहरे और मार्मिक तरीके से बयां किया है। पाक आवाज का जाना था जो बॉम्बे सिनेमा को एक साहित्यिक गहराई दे रही थी। उनका जाना सिनेमा और साहित्य दोनों के लिए एक क्षति थी, लेकिन उन्होंने लाहौर जाकर भी अपना लेखन जारी रखा और कालजयी कहानियां लिखी। और आखिर में नजीर अहमद और स्वर्ण लता की जोड़ी। हाँ, ये दोनों 1940 के दशक के मशहूर कलाकार थे। ये जोड़ी भी बंटवारे के बाद लाहौर में बस गई और उन्होंने वहां के सिनेमा को खड़ा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये कलाकार सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए, बल्कि इन्होंने पाकिस्तान के नए फिल्म उद्योग की नींव रखी, जिसे लॉलीवुड कहा जाने लगा। हाँ, लाहौर में स्थित होने की वजह से इसे बॉम्बे के बॉलीवुड की तर्ज पर लॉलीवुड कहा जाने लगा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक इंडस्ट्री का नुकसान दूसरी इंडस्ट्री का फायदा बना, और कैसे लोगों के निजी फैसलों ने दो देशों के सिनेमा का भविष्य तय कर दिया। बिल्कुल। इन कलाकारों ने अपने साथ बॉम्बे का तजुर्बा और प्रोफेशनलिज्म लिया और उसे लाहौर की स्थानीय संस्कृति के साथ मिलाकर एक नई पहचान गढ़ी। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, बंटवारे के बाद लाहौर का जो पूरा का पूरा इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर था, वो लगभग तबाह हो गया था। हाँ, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ज्यादातर स्टूडियो के मालिक हिंदू थे जो सब कुछ छोड़कर भारत आ गए थे। एक बना बनाया फलता फूलता उद्योग रातों रात वीरान हो गया। हाँ, वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम था। ये सिर्फ लोगों का एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं था, ये एक पूरी की पूरी कलात्मक दुनिया का उजड़ना था। रातों रात दोस्त दुश्मन बन गए, स्टूडियो वीरान हो गए, और जिन कलाकारों ने साथ में फिल्में बनाई थीं वो एक सरहद के दो तरफ खड़े हो गए। लेकिन जैसा हमने अभी चर्चा की, बॉम्बे से आए हुनरमंद लोगों जैसे नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी ने उस खालीपन को भरने में मदद की। उन्होंने लाहौर को फिर से पाकिस्तानी सिनेमा का केंद्र बनाया। तो क्या उस पुराने लाहौर की विरासत पूरी तरह खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। उस शुरुआती अविभाजित लाहौर की कला और संगीत की झलक आज भी बॉलीवुड और लॉलीवुड दोनों में साफ दिखाई देती है। कैसे? देखिए, बॉलीवुड की फिल्मों में जो पंजाबी संगीत का गहरा असर है, जो सूफी म्यूजिक की जड़ें हैं और जिस तरह की कहानी कहने के खास शैली है, उसकी शुरुआत कहीं न कहीं उस अविभाजित पंजाब और लाहौर के कल्चरल माहौल में हुई थी। और लॉलीवुड में? वहीं दूसरी ओर आज का पाकिस्तानी सिनेमा, खासकर उनके ड्रामा, जिस तरह की मजबूत स्क्रिप्ट और किरदारों पर ध्यान देते हैं, उसकी विरासत भी लाहौर के उस साहित्यिक और कलात्मक माहौल से जुड़ी है जहां मंटो जैसे लेखक काम करते थे। अच्छा। ये एक ऐसी साझा विरासत है जिसे कोई सीमा, कोई सरहद नहीं मिटा सकती। दोनों उद्योगों की जड़ें एक ही मिट्टी में है। तो संक्षेप में आज हमने लाहौर के एक सिनेमैटिक पावर हाउस के रूप में उदय, बंटवारे के दौरान उसके दुखद विभाजन और टैलेंट के उस अविश्वसनीय लेन देन को समझा। हाँ, जिसने दो अलग अलग फिल्म उद्योगों को आकार दिया। ये कहानी सिर्फ सिनेमा की नहीं, बल्कि एक साझा अतीत की है जो आज भी दोनों देशों की कला में जिंदा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। सोचिए, अगर 1947 का बंटवारा ना हुआ होता तो आज भारतीय उपमहाद्वीप का सिनेमा कैसा दिखता? क्या बॉम्बे और लाहौर मिलकर एक ऐसी इंडस्ट्री बनाते जो शायद हॉलीवुड से भी कहीं ज्यादा बड़ी, ज्यादा विविध और ज्यादा मजबूत होती?